को बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करेंगे, आज मैं जो एलिमेंट्स की 12.1 एक्सरसाइज जो है उसको पहले कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आपने आर डी शर्मा की अगर होती है तो करिए, नहीं होती है तो हम करेंगे। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप एक प्रॉपर्टी को समझो। अगर किसी भी वेक्टर ए को किसी स्केलर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो अगर आपने किसी वेक्टर को n स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो n टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर n इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब अगर आपका कोई वेक्टर का स्केलर मल्टीपल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये क्या पूछ रहा है, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर फाइंड ए स्केलर के। क्या कहता है वो, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर फाइंड ए स्केलर के, फाइंड ए स्केलर के सच दैट उसने क्या दिया है आपको कि k टाइम्स ऑफ वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। मतलब अगर k टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 है तो आप k स्केलर को कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके कि भाई k टाइम्स ऑफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो यहाँ से प्लस माइनस में ओपन हो जाएगा ना, क्योंकि के का आपको पता ही नहीं है, इसको रहने दो यहीं पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो के कितना आएगा, प्लस माइनस 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो उसने के की वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराई थी कि वो के की वैल्यू बताइए जिसके लिए के का मैग्नीट्यूड 1 है। तो वो के क्या आएगा, या तो प्लस 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर वो के क्या होगा, माइनस 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है वो, आपको 3 पार्ट गिवन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैं फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। क्या कहता है वो, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी देन इज इट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, क्या कहता है कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है, अब ए दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। अगर इन दो वेक्टर आपस में बिल्कुल इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो उसने क्या कहा है कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है तो क्या ये बात सच होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो ये बात सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये दो वेक्टर इक्वल हैं तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होंगी, तो इसका मतलब वो बात सही है। अब थर्ड देखिए, इसका मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इट ट्रू दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्या कहता है वो कि अगर ए और बी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है देन इज इट ट्रू दैट, तो क्या ये बात सही होगी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। मतलब या तो वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल होगा या वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो क्या ये बात सच है कि या तो वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है या वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल है। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए मैंने ए वेक्टर लिया 2i कैप माइनस का j कैप और मैं बी वेक्टर लेता हूँ 3i कैप प्लस ना आई माइनस का i कैप या i कैप माइनस 2j कैप, ये दोनों इंटायरली क्या हैं, अलग वेक्टर हैं। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा तो इतना आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना आएगा, √5। अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 + 4 √5। ठीक है ना, इसका मतलब अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी
इक्वल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वेक्टर ए किसके इक्वल नहीं है, वेक्टर बी के इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल नहीं होते तब भी उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। हो सकता है भाई उनकी डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, तो वो दोनों इंटायरली अलग अलग वेक्टर है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, दोनों ए या ना तो ए वेक्टर बी के इक्वल है ना वेक्टर ए माइनस ओ वेक्टर बी के इक्वल है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पर ही आपके पास जो वेक्टर ए है ये माइनस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल माइनस का 2i कैप नहीं है, इसका मतलब अब आपके पास दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल भी है। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है तो क्या ये बात सही है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल होगा या माइनस ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, वो क्या कहता है कि आप ये प्रूव करो, क्या कह रहा है कि आप ये प्रूव करिएगा, प्रूव दैट माइनस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए। अगर किसी वेक्टर के नेगेटिव का नेगेटिव लेंगे तो वापिस वो वेक्टर खुद आ जाएगा। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम मान लेंगे कि ए बी वेक्टर जो है ये इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ तो ए वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो मान लेते हैं कि ए बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड द वेक्टर ए। अब देखो इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं हम, क्या इसकी लेफ्ट साइड माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए किसके इक्वल लिखा है आपने, ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बताइए ए बी का नेगेटिव क्या कहलाएगा, बी ए वेक्टर। अरे ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन ए बी से रिवर्स होगी। तो ए बी की डायरेक्शन ए टू बी है तो नेगेटिव ऑफ ए बी की डायरेक्शन क्या होगी, बी टू ए। ठीक है, तो बी ए वेक्टर, अब बी ए का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। समझ में आ गई। अगर ये आपके पास कोई एक वेक्टर ए बी है, ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ये ए बी वेक्टर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर कौन होगा, बी ए। तो बी इनिशियल पॉइंट होगा उस वेक्टर का, ये टर्मिनल पॉइंट, तो दिस इज बी ए वेक्टर। ठीक है, विच इज़ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस ए बी वेक्टर। ठीक है, क्या फ़र्क होगा दोनों के अंदर, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये एक्सरसाइज इस कंसेप्ट पे बनी हुई है, इसका यूज करना है हमने, ट्राइंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन। ये क्या करता है, क्या करता है, ये वेक्टर को ऐड करने के लिए काम आता है। जब एक ट्राइंगल की तीन साइड को तीन वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हम दो साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो कौन शो करेगा, उस ट्राइंगल की तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर, लेकिन अपोजिट ऑर्डर के अंदर। मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है कि ये अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी इस साइड को वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल अप्लाई करता हूँ तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे अप्लाई करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब ट्राइंगल के जिस वर्टिसी से स्टार्ट करते हैं वहाँ से आपने ट्राइंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में लेनी है। ठीक है, तो उन दोनों साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर बताएगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर के अंदर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ से ट्राइंगल अप्लाई करना स्टार्ट किया तो यहाँ से दो साइड लूँगा ना ट्राइंगल की कंटिन्यू, और उन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, तो बी से स्टार्ट किया तो बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, मतलब बी सी और सी ए दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट कौन शो करेगा, ए बी शो नहीं करेगा, क्योंकि बी सी सी ए का अगर ए बी शो कर दिया तो जिस ऑर्डर में आपने दो साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट किया उसी ऑर्डर में आ जाएगा ना तीसरी साइड का वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, जिस ऑर्डर में दो लगातार साइड ली हैं आपने उस ट्रायंगल की, उन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरी साइड जो बच गई उसका वेक्टर शो करेगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब बी ए वेक्टर शो करेगा। तो बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए। अगर बी ए को लिखना चाहो तो माइनस का ए बी लिख सकते हो, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, तीनों का रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो वेक्टर।
ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ए, इसका मतलब अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड को एक ऑर्डर में तीन वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। और मैंने यहाँ से आपको ये बता दिया कि ट्राइंगल लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वेक्टर एडिशन का लॉ है कि अगर आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हो तो दो रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर का रिजल्टेंट तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर बताएगा, लेकिन वो तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर किस ऑर्डर में बताएगा, अपोजिट ऑर्डर के अंदर। अब मैं देखिए इसका क्वेश्चन सोल्व करता हूं। इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या कहता है वो, इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी इज ए बी सी इज इक्वल टू बी, ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाई वैक्टर ए एंड बी सी इज रिप्रेजेंटेड बाई वैक्टर बी, बी सी वैक्टर को वैक्टर बी रिप्रेजेंट करता है। शो दैट ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या कहता है वो कि शो दैट ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड जो हमारा सेकंड वेक्टर है बी डी दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये कैसे शो करके दिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो आपको क्या कहा गया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसकी ए बी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए है। देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, या ए बी वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वेक्टर ए, और बी सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल वेक्टर बी। ठीक है। अब वो क्या कहता है, ए सी कैलकुलेट करो और बी डी, तो आप ए सी वैक्टर बनाओ, ए सी को ज्वाइन करो। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है इस पैरेललोग्राम के अंदर, तो इन दोनों साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन शो करेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर। लेकिन जिस ऑर्डर के अंदर ये दोनों साइड आपने पिक की हैं उससे अपोजिट ऑर्डर में तीसरी साइड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर इन दोनों साइड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो करेगा। तो अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल में ट्राइंगल अप्लाई करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या, नोट सी ए सी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए, बी सी को वेक्टर बी, तो ए सी वैक्टर हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग कितना आ जाता है, ए प्लस बी। अब आपको बी डी कैलकुलेट करना है तो बी डी बनाना होगा, या आपने बी डी वैक्टर बना दिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद से। कैसे, देखो अगर ये बी सी है, ठीक है, बी, तो ये भी तो बी होगा, वेक्टर बी होगा बी डी। देखो बी सी जो साइड है, मतलब जो इस पैरेललोग्राम की ये बी सी है, वो एग्जैक्टली इक्वल है ए डी के। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, अगर बी सी ए डी के इक्वल है, तो बी सी को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ए डी को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर के। क्योंकि अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर भी इक्वल होंगे। इसका मतलब बी सी वेक्टर को अगर वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए डी वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो बी सी वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू ए डी वेक्टर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, हमने क्या करना है, अब ए बी डी ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना है। ट्राइंगल ए बी डी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ ए बी डी के अंदर, तो ए बी वैक्टर, दो कंटिन्यूली वैक्टर लीजिए, दोनों साइड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर ए बी प्लस बी डी को कौन शो करेगा, तीसरी साइड का वेक्टर, नोट डी है, ए डी। ए बी कौन है, वेक्टर ए, बी डी हमें कैलकुलेट करना है, और ए डी कौन है, वेक्टर बी। तो यहाँ से बी डी वैक्टर कितना आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यही हमने प्रूव करना था कि इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर ए बी को वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, बी डी को बी सी को वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है, तो ए सी आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और बी डी आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब ट्राइंगल अप्लाई करके ही आपने इस फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो क्वेश्चन मुश्किल है उसकी मैं आपको क्या नाम है प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा। ठीक है, या उसकी आपको व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया जाएगा। अब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट।